आप सभी को नमस्कार। आज हम अपने YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष के लिए जो हमने उत्तर लेखन के लिए प्रश्न दिया था। प्रश्न हमारा था, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय वित्त व्यवस्था की एक तेजी से उभरती घटक हैं तथा बैंकिंग क्षेत्र की पूरक की भूमिका निभाने वाली हैं। इस कथन पे आपको ध्यान देना था कि बैंकिंग क्षेत्र की पूरक की भूमिका निभाने वाली हैं। इस कथन के आलोक में इनके विनियमन व्यवस्था की चर्चा करें। ये हमारा प्रश्न था। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय वित्त व्यवस्था की एक तेजी से उभरती घटक हैं तथा बैंकिंग क्षेत्र की पूरक की भूमिका निभाने लगी हैं। इस कथन के आलोक में इनके विनियमन व्यवस्था की चर्चा कीजिए। आप सब जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे प्रतिदिन प्रश्नों को शेयर किया जाता है जो राज्य विशेष से आधारित होते हैं, राज्य विशेष के पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। और प्रतिदिन यदि आप वहाँ पे उत्तर अपना लिख के शेयर करेंगे तो जो भी कमियाँ रहती हैं वो बताई जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस प्रश्न को, इसमें किस प्रकार को लिखना था। सबसे पहले आपको बताना है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती क्या हैं। प्रस्तावना में आप इसको बताएंगे कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हम किसे कहते हैं, ये कंपनियां किस प्रकार कार्य करती हैं, उनके कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा सा बताना है। इसके बाद आपने प्रश्न को ध्यान से देखा होगा तो प्रश्न में है कि ये बैंकिंग क्षेत्र की पूरक की भूमिका निभाने लगी हैं। तो आपको बताना है कि किस प्रकार से ये बैंकिंग क्षेत्र की पूरक की भूमिका निभाने लगी हैं, उसके बारे में बताना है। फिर आपको इस पूरे कथन का जो है परीक्षण करना है और इनके विनियमन की व्यवस्था क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि NBFC इसका फुल फॉर्म ही हो जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब इसमें यदि हम देखें तो ये हैं क्या, तो यह एक विषम समूह है। ये हैं क्या, सबसे पहले तो यह एक विषम समूह है जो कई प्रकार से वित्तीय मध्यस्थता करती हैं। मतलब ये जो NBFC हैं ये एक प्रकार का विषम समूह है जो कई प्रकार की वित्तीय मध्यस्थता करती हैं। एक प्रकार से पूर्ण रूप से बैंकिंग कंपनियां नहीं है लेकिन फिर भी वित्तीय मध्यस्थता करती हैं। जैसे यदि आप इसमें जानते होंगे जमा स्वीकार किया जाता है, फिक्स डिपॉजिट जो होता है, ऋण देती हैं ये कंपनियां। इसके अतिरिक्त ये जो कंपनियां हैं ये हायर परचेज आदि सारी चीज़ें करती हैं, सारी गतिविधियां करती हैं। कुछ गतिविधियां ऐसी भी हैं जो बैंकिंग कंपनियां भी करती हैं, उनको भी इनके लिए छूट दी गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये छोटे उद्योगों को ऋण देती हैं, व्यापारियों को ऋण देती हैं और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है यदि तो जो छोटे व्यापारी हमारे होते हैं उनको भी ऋण मिलता है। तो किसको किसको ऋण मिलता है, इसके अतिरिक्त छोटे उद्योगों व्यापारियों को ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखिएगा NBFC जो है ये ऋण भी उपलब्ध कराती हैं। ये आपको यदि PT में पूछा जाए कथन वाइज तो आपको यहाँ से बताना है। इनके लिए कुछ गतिविधियों की बाध्यता है। कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जो NBFC नहीं कर सकती हैं। उसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें यदि आप देखें कि कृषिगत गतिविधियाँ, औद्योगिक कार्य और चल और अचल संपत्ति का निर्माण, ये जो NBFC होती हैं ये नहीं कर सकती हैं। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो NBFC क्या होती है, मुख्य रूप से क्या होती है उसको आपने देख लिया। अब इसमें यदि देखा जाए कि जो स्व-व्यापारी होते हैं जिसको स्टार्टअप बोलते हैं, स्टार्टअप को भी ये कंपनियां ऋण उपलब्ध करा सकती हैं। अब आगे यदि देखते हैं, प्रस्तावना आपकी पूरी हो गई। अब आगे आप क्या देखोगे कि ये जो कंपनियां हैं ये जो बचत चालू खाता, मतलब जिसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, जो मांग जमाएं हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए इनको छूट नहीं है। मतलब ये जो भी कंपनियां हैं इसके द्वारा इसके अंतर्गत जो भी कंपनियां संचालित की जाती हैं NBFC के माध्यम से, उनके द्वारा क्या होता है, मांग जमाएं स्वीकृत नहीं की जाती है। मांग जमाएं मतलब बचत और चालू खाता या डिमांड डिपॉजिट जो होती है इसको स्वीकार नहीं की जाती हैं। विशेष कारणों से पिछले कुछ वर्षों में इनका फैलाव बहुत विविध क्षेत्रों पर हुआ है, बहुत विस्तृत क्षेत्रों पर हुआ है और अपनी विविधीकृत गतिविधियों के कारण इनको बैंकिंग व्यवस्था का पूरक माना जाता है। और यह कथन आपके प्रश्न में भी दिया था कि इनको बैंकिंग व्यवस्था का पूरक माना जाता है। तो जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में इनकी गतिविधियां समस्त क्षेत्रों में बढ़ी हैं, जिन भी क्षेत्रों में ये कार्य करती थी, किस तरह से इन्होंने अपना फैलाव किया है, विस्तार किया है, उसके देखते हुए इनके विविधीकृत गतिविधियों को देखते हुए इनकी बैंकिंग व्यवस्था का पूरक माना जाता है। किन आधारों पर बैंकिंग व्यवस्था का पूरक माना जाता है, यदि उसकी
की बात करें तो उपभोक्ता लक्षित सेवा, इनकी जो सेवाएं होती हैं वो उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए होती हैं, तो उपभोक्ता लक्षित सेवा। दूसरी क्या है, सरलीकृत प्रक्रिया। जैसे जानते हैं बैंकिंग से यदि बैंक सिस्टम से यदि आप ऋण लेते हैं तो बहुत सारी वहाँ पे जो है कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, बहुत सारी एक प्रकार से देरी भी होती है। लेकिन यदि आप NBFC के माध्यम से किसी ऋण के लिए अप्लाई करते हैं, यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप कोई छोटा उद्योग चला रहे हैं, तो यहाँ की जो प्रक्रिया है वो सरलीकृत प्रक्रिया है। यहाँ पे ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं होती है और बहुत कम समय में आपके ऋण को स्वीकृति मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जो आप यहाँ पे जमा करते हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, उस पर आकर्षक ब्याज भी दिया जाता है और इस तरह का ब्याज जो है वो हमारे बैंक सिस्टम नहीं देते हैं। तो बैंक सिस्टम से बेहतर ब्याज यहाँ पे जमा राशियों पर दिया जाता है। और समय पर ऋण, ये महत्वपूर्ण बात है कि जानते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में क्या होता है कि यदि आपको समय से वर्तमान समय में 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऋण चाहिए तो क्या होता है, उसमें लेट लतीफ़ी होती है। तो बैंकिंग जो व्यवस्था है उसमें ऋण मिलना आसान नहीं है, यदि मिलता भी है तो एक लंबा समय लगता है। लेकिन यदि आपको त्वरित आवश्यकता है तो आप NBFC के माध्यम से, यदि आप इनकी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो NBFC के माध्यम से समय पर ऋण आपको उपलब्ध हो सकता है, कम समय में ऋण आपको उपलब्ध हो सकता है। इन आधारों पर हम कहते हैं कि इनकी विविधीकृत गतिविधियाँ, एक प्रकार से जो इनकी गतिविधियाँ हैं उनका विस्तार हुआ है और इन्हीं आधारों पर हम कह सकते हैं कि इनको बैंकिंग व्यवस्था का पूरक क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो आपको बताया पॉइंट वाइज, ये आप नोट कर सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो कि इन आधारों पर इनको बैंकिंग व्यवस्था का पूरक माना जाता है। अब आप जानते हैं कि इनका नियमन RBI करता है। जो भी इस तरह की कंपनियां होती हैं सबका नियमन कौन करता है, RBI करता है। अब RBI यदि करता है तो उनके लिए काफ़ी एक प्रकार से इनके लिए जो इनका दिशा निर्देश है वो काफ़ी विस्तृत है और बहुत विधिवत ढंग से RBI द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है। आप सब जानते होंगे कि एक वित्तीय संस्था जिसे कंपनी की तरह गठित किया गया हो और जो किसी भी रूप में जमा स्वीकार या ऋण देती हो, जमा स्वीकार करती हो या ऋण उपलब्ध कराती हो, तो उनको 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो या तो ऋण देती हैं या तो जमा स्वीकार करती हैं और RBI के कंट्रोल के अंतर्गत आती हैं, तो उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? एक हो गया NBFC-D। NBFC-D का मतलब कि ऐसी NBFC, ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जमा स्वीकार करते हैं, जो जमा स्वीकार करते हैं RBI के पंजीकरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 1956 कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित होती हैं और इनकी कुल निवल पूंजी 2 करोड़ की होती है। तो ऐसे को क्या दिया जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, और इनको जमा स्वीकार करने की छूट रहती है। ये कंपनियां जमा स्वीकार कर सकती हैं। दूसरी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जो जमा नहीं स्वीकार करती हैं, जिनको जमा स्वीकार करने की छूट नहीं होती है। ऐसी जो कंपनियां होती हैं उनका विनियमन कौन करता है, तो उनका विनियमन जो होते हैं वो दूसरे वित्तीय नियामक करते हैं। इसमें RBI नहीं करता है, और सारे अन्य वित्तीय नियामक हैं, जैसे वेंचर फंड हो गया, मर्चेंट बैंक हो गया या स्टॉक ब्रोकिंग हो गया, ये सारे लोग इनका नियामन करते हैं। तो मुख्य रूप से NBFC क्या है, NBFC क्या है, किन आधारों पर NBFC को बोला गया है कि ये बैंकिंग व्यवस्था की पूरक हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है समझाने का। निश्चित रूप से यदि आप कुछ लोग, जितने लोगों का भी आंसर चेक किया मैंने, 5 से 6 लोगों के उत्तर देखे थे, तो बेहतर थे, प्रयास बेहतर किया गया था। जो कुछ कमियां थी उससे आप यहाँ से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था है तो सबकी जो शब्दावली इसकी होती है, तो शब्दावलियाँ थोड़ा सा कठिन होती हैं, टिपिकल होती हैं, तो उसको अपने शब्दों में लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन निरंतर यदि आप प्रयास करते रहेंगे, यदि समाचार पत्र का जो आपका अर्थव्यवस्था वाला खंड है उसको आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो शब्दावलियाँ होती हैं वो आपको विधिवत ढंग से याद भी हो जाएंगी और आप अपने शब्दों के माध्यम से उनके उत्तर के रूप में लिख भी सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना है, हमें कोई भी समाचार पत्र है तो उसका अर्थव्यवस्था खंड का जो होता है हेडिंग, उसके अंतर्गत जो भी न्यूज दी हुई है सारा पढ़ना है हमें। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारे सब्जेक्ट विशेष में है, हमारे पाठ्यक्रम में है, और इसकी शब्दावलियां हमें आनी चाहिए। जब हम न्यूज पढ़ेंगे वहां से तो निश्चित रूप से जो शब्दावलियां हैं वो हमें रट जाएंगी और बैठ जाएंगी, जिससे हम अपना उत्तर बेहतर लिख सकेंगे। अब इसमें क्या किया जाना चाहिए, इसमें आगे और था, इसमें लास्ट में क्या बोला गया था, इस प्रश्न के लास्ट में बोला गया था, इस कथन के आलोक में इनके विनियमन व्यवस्था की चर्चा कीजिए। तो विनियमन व्यवस्था की चर्चा हमने कर लिया।
प्रश्न का लास्ट भाग था इनके विनियमन व्यवस्था की चर्चा कीजिए, वो हमने कर लिया। प्रश्न का जो मध्यस्थ भाग था वो था कि आपको बताना था किन आधारों पर कह सकते हैं कि ये बैंकिंग व्यवस्था की पूरक हैं, वो हमने बता दिया, आधार बता दिए 4 से 5, और हमने प्रस्तावना लिख दिया। अब हमें निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो आप बताएंगे कि सरकार द्वारा इन कंपनियों को और मजबूत करने की बात की जा रही है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम, कुछ ना कुछ नए सुझाव एनबीएफसी के लिए आते रहते हैं, जिनको केंद्र सरकार मान रही है और इनके विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और जो भी इनके आधारभूत जो संरचनाएं होती हैं और जो विकास के लिए धन उपलब्ध कराने में बड़ी संभावना जताई जा रही है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी अवसंरचना विकास के प्रोजेक्ट हैं, उनमें इन एनबीएफसी के माध्यम से धन उपलब्ध हो सकता है। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं पर रुक गई हैं जो धन के अभाव में रुक गई हैं, तो वहाँ पे यदि हम एनबीएफसी का विस्तार कह रहे हैं, एनबीएफसी के माध्यम से उनको ऋण उपलब्ध कराएं, तो निश्चित रूप से हमारी अवसंरचना विकास की जो संरचनाएं हैं वो भी बढ़ सकती हैं, वो भी आगे हो सकती हैं। तो आधारभूत संरचनाओं को ऋण उपलब्ध कराने में इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। भविष्य में इनका योगदान और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कुछ विनियमन की आवश्यकता है, जिसका ध्यान वर्तमान समय में केंद्र सरकार रख रही है और उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले वर्षों में बैंकिंग व्यवस्था से बेहतर क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र इनका वित्त उपलब्ध कराने में होगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको एक बेहतर उत्तर कैसे लिखना है समझ में आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं नए प्रश्न के साथ, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।